तो बच्चों ब्रिज कोर्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसा कि हम लोग हमेशा से करते हैं भाई इनकी परमिशन लेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये जो है हम लोग भाई इनकी परमिशन से आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या क्या है। तो ये 3 बात आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये एटॉमिक नंबर, बहुत मोटी बात। और दूसरा है मास नंबर और तीसरा है एटॉमिक मास, ठीक है। तो बच्चों इस ब्रिज कोर्स का क्या मतलब है? ब्रिज कोर्स का ये मतलब है कि इसमें जो भी वर्ड लिखे गए हैं इसको आपको सोचना ना पड़े, आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो जल्दी से हम पिछली जो चीज़ हमने पढ़ा है उससे जल्दी से हम कनेक्ट करेंगे। मतलब ब्रिज कोर्स में जो भी लेक्चर 1 2 एक लेक्चर गया, ये दूसरा लेक्चर, इसी क्रम में जो लेक्चर जाता रहेगा तो वो कनेक्ट होता रहेगा सेम सब्जेक्ट से, और अदर सब्जेक्ट से भी मैं प्रयास करूँगा। तो अभी मैथ की किसी बात से तो हम यहाँ कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पूरा साइंस तो कनेक्ट ही है। तो देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पूछे कि भाई, अगर आपसे कोई भी व्यक्ति ये पूछे कि हमको बताओ कि एलिमेंट क्या है, तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि ये जो यूनिवर्स है, तो ये यूनिवर्स बना हुआ है 118 एलिमेंट से। और हमने इसी में एक बात और सीख लिया था कि ये जो टाइप्स ऑफ एटम्स, तो ये भी 118 ही है। तो पॉइंट की बात क्या है? पॉइंट की बात ये है कि ये पहला पॉइंट हमने सीखा था, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अब अगर कोई हमसे ये कह दे कि जैसे कोई एलिमेंट है, जब इसको आप तोड़ोगे तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगी, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? ये एटम ही होगी। अब जब हम इसको भी तोड़ेंगे तो केमिकली तो इसको नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर हम इसको हम केमिकली तोड़ नहीं सकते, इसे हम नहीं तोड़ सकते, केमिकली नॉट ब्रेक, ये केमिकली हम इसको नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर हम फिजिकली इसको तोड़ें, अगर हम इसको फिजिकली ब्रेक डाउन करें तो देखो क्या मिलेगा हमें। फिर मटेरियल की आइडेंटिटी लूज होगी, यानी जो पदार्थ है वो अब खो जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ मटेरियल विल लूज, है ना। तो आइडेंटिटी ऑफ मटेरियल विल बी लूज, है ना, विल बी लॉस। आइडेंटिटी ऑफ मटेरियल विल बी लॉस। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आइडेंटिटी ऑफ मटेरियल विल बी लॉस, है ना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ जैसे यहाँ हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया, कि मान लो ये मटेरियल है, मान लो ये क्या है, मटेरियल है। ये मटेरियल किस चीज़ का है भाई? मान लो कि ये मटेरियल है कैल्शियम का, Ca का। जब हम इसको तोड़ेंगे
तो फिर इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट बनेगी। तो फिर ये स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? स्मॉलेस्ट यूनिट होगी बच्चों एटम्स ऑफ कैल्शियम, एटम्स ऑफ कैल्शियम Ca। अब अगर इसको हम फिर से तोड़ेंगे तो केमिकली तो ये टूटेगा नहीं। अगर हम बात करें तो ये जो है केमिकली नहीं टूटेगा, और अगर हम फिजिकली इसको तोड़ रहे हैं तो अब ये कैल्शियम नहीं रह जाएगा, फिर कुछ और बन जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हमने इसको फिजिकली ब्रेक डाउन किया तो अब ये कैल्शियम नहीं बचा, ये कैल्शियम नहीं बचा। लेकिन यहाँ तक क्या है, यहाँ तक ये कैल्शियम है। तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे। जल्दी से हम लोग ये समराइज करते हैं कि इसका मतलब कि भाई हम ये कह सकते हैं फाइनली एक पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि दिस, जैसे ये हमने लिखा तो यूनिवर्स इज मेड बाय, यूनिवर्स इज मेड बाय 118 टाइप्स ऑफ एटम्स। तो ये एक बात क्लियर हो गई। तो सारे एलिमेंट अलग कैसे हैं, सारे एलिमेंट एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ये बात हमको जानना है। सारे एलिमेंट एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, आज की डेट में सारे एलिमेंट एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग है। ऑल एलिमेंट्स, ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स हैव, क्या पॉइंट हमारा हो सकता है? ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो कैसे सारे एलिमेंट एक दूसरे से अलग हैं? एटॉमिक नंबर के द्वारा अलग हैं। कैसे ये एलिमेंट एक दूसरे से अलग हैं? तो ये सारे एलिमेंट एटॉमिक नंबर के द्वारा अलग हैं। जैसे अगर मैं बहुत सारा एलिमेंट लिख दूं, मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिख दिया, मान लो, हाँ, तो अगर मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिखा, जैसे ये है हमारे पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, है ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, है ना। तो यहाँ पर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरान का एटॉमिक नंबर 5, है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यानी सबका एटॉमिक नंबर अलग है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? हमें ये सीखना था एटॉमिक नंबर क्या है ना। हमें क्या सीखना था? हमें सीखना था एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक भाई, हमें ये सीखना था यहाँ पर कि एटॉमिक नंबर क्या है। तो हमारी हेडिंग क्या है? हेडिंग है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? जेड से। तो ये चीज़ हमको सीखना था। तो क्या हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा है भाई? एटॉमिक नंबर क्या है? ठीक है, तो हमने ये सीखा कि नंबर ऑफ एटम्स, देखो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, अगर हम अभी एक मोटी बात कर लें, इससे पहले एक मोटी बात और कर लेते हैं। इससे पहले एक मोटी बात हम और करेंगे, वो मोटी बात करके तब हम इस पर आएंगे। तो मोटी बात क्या है? अगर आपसे बात किया जाए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो सारे एटम कैसे होते हैं?
सारे एटम बच्चों स्फेरिकल होते हैं। सारे एटम कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। और एटम का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो देखो, कोई भी किसी भी एटम का दो पार्ट होता है। एक बीच में ये एक सेंट्रल पार्ट जिसको हम बनाते हैं आराम से। एक ये है बीच में एक सेंट्रल पार्ट, ये देखो, ये बीच में एक इस प्रकार से सेंट्रल पार्ट, और फिर इसके चारों तरफ देखो ध्यान से, फिर इसके चारों तरफ कुछ इस प्रकार से। तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अच्छा, इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ? सारे एटम, जितने भी एटम हैं, एटम में तीन चीज़ें प्रेजेंट हैं। हम यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं? एटम में, सारे एटम में केवल तीन चीज़ें प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस में होता है, और ये जो 3D स्पेस है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 3D स्पेस है, 3D स्पेस, तो इस 3D स्पेस में, इसको हम 3D दिखा भी देंगे आपको, जो ये 3D स्पेस है, इस पूरे स्पेस में क्या प्रेजेंट रहता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट रहते हैं इसको हम जानेंगे आगे। अभी केवल ये जानना था कि सारे एटम ऐसे ही होते हैं। ये बीच में इसका न्यूक्लियस होता है, और फिर इसके बाहर इस प्रकार से सेल होता है। ये देखो, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। आप पढ़ोगे, इसका नाम भी दिया, एक वैज्ञानिक थे नील बोर, उन्होंने इसका नाम दिया। ये जो पहला सेल है इसका नाम दिया के, दूसरे का नाम दिया यल, तीसरे का नाम दिया यम, चौथे का नाम दिया यन। मतलब गुरुजी सारे एटम ऐसे होते हैं? हाँ, ऐसे ही। अब यम एन ओ पी क्यू आर एस टी आगे बढ़ता जाएगा, जितने सेल होंगे, कितने सेल होंगे, कैसे होंगे, इस सब पर बात बाद में होगी। तो अब आपने देखा कि प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। तो इसी से एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन मिली। तो मैंने क्या कहा? ऑल डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब क्या हुआ? सारे एलिमेंट एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं? तो हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग होता है। कोई दो ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, है ना? कोई भी दो एलिमेंट अलग अलग ऐसा नहीं होगा कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो जाए। तो ध्यान देने वाली बात, अब एटॉमिक नंबर क्या है? तो कोई भी एटम होगा तो वह ऐसे ही होगा, उसका एक न्यूक्लियस होगा, तो उसके न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन प्रेजेंट है वही उसका एटॉमिक नंबर है ना? तो हम यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि एनी एटम, है ना, एनी एटम हैज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस is known as atomic number of that atom, atomic number of that atom। क्या मतलब हुआ? देखो मैंने क्या लिखा, एनी एटम हैज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस।
इससे इससे क्या मतलब कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वही उसका एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ से देखो यहाँ से एक रिजल्ट निकल करके आ रहा है। रिजल्ट क्या निकल करके आ रहा है कि इसमें कितना प्रोटॉन है, आंसर निकल करके आएगा 1। हीलियम में कितना प्रोटॉन है, आंसर निकल के आएगा 2। लिथियम में कितना प्रोटॉन है, आंसर निकल के आएगा 3। बेरिलियम में कितना प्रोटॉन है, आंसर 4। बोरान में कितना प्रोटॉन है, आंसर 5। कार्बन में कितना प्रोटॉन है, आंसर 6। तो जितना एलिमेंट प्रेजेंट है, जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है, हम पीरियोडिक टेबल में भी अगर दिखा दें आपको, अगर हम पीरियोडिक टेबल में भी आपको दिखा दें तो आप बिल्कुल आराम से इस चीज़ को, है ना, यहाँ पर ये चीज़ जो है हमने आपके लिए ये बना करके भी रखा है। तो ये चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे ये चीज़ आप देख सकते हैं, है ना। तो देख लें आप, जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 1, इलेक्ट्रॉन भी कितना है 1, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो यही एक बात याद रखने वाली आपको यहाँ पर मिल गई कि हाइड्रोजन एटम, ओनली हाइड्रोजन एटम आउट ऑफ 118 एलिमेंट, ओनली हाइड्रोजन एटम हैज नो न्यूट्रॉन, है ना। तो हाइड्रोजन एटम में, इस हाइड्रोजन एटम में यहाँ पर नो न्यूट्रॉन, नो, देखो न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1। देखो ये जो सिंबल है N01, ये क्या लिखा गया है, न्यूट्रॉन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रॉन से। देखो इससे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन को, प्रोटॉन। तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम सब में कितना प्रोटॉन है और उसका मोलर मास कितना है, एटॉमिक मास नंबर क्या है। देखो अलग अलग होता है, अलग अलग होता है एटॉमिक मास नंबर और ये देखो एटॉमिक नंबर। देखो अभी आज के टाइम मतलब समय में आप ये सारी चीज़ें ध्यान दे सकते हैं। देखो ये लिखा गया है क्या, एटॉमिक नंबर, ये एलिमेंट का नाम है, ये उसका सिंबल है, किससे रिप्रेजेंट किया गया है, ये एटॉमिक मास नंबर है। तो अगली चीज़ जो हमको जानना है वो एटॉमिक मास नंबर ही जानना है। ये क्या लिखा गया है, मोलर मास लिखा गया है। ये देखो प्रोटॉन लिखा गया है, मतलब P की वैल्यू है। ये इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, मतलब E को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये न्यूट्रॉन लिखा गया है, मतलब न्यूट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भैया ABCD पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं जिसको कि आपको हर हाल में आना ही चाहिए, है ना। तो हाँ, कैमरे में ठीक ठाक मान लो दिख रहा है, यही वाला कलर थोड़ा कम दिख रहा है तो, लेकिन फिर भी आप दिमाग लगा सकते हैं। तो अगली बात देखो, ये आपको याद करना चाहिए, लिख करके टेबल बनाना चाहिए, आपको याद करना चाहिए। फिर ये वाला भी याद करना चाहिए आपको 21 तक, स्कैंडियम, है ना, स्कैंडियम। तो यहाँ पर क्या है, ये आगे क्या लगा है, यम, ठीक है। आगे क्या लगा है, यहाँ पर मैं जोड़ दूँ यम, स्कैंडियम, है ना। पोटेशियम कहीं पर ऐसे मिस हुआ है इसमें, तो उसको आप आराम से बना लेंगे। तो ये 24 तक हो गया, सब कुछ वही है पुराना वाला। ये क्या है, ये देखो एटॉमिक नंबर, ये जो है एलिमेंट, ये सिंबल, ये जो है क्या मास नंबर, ये मोलर मास, पुराने वाले उसमें देख सकते हैं आप। ये आपको लिखना चाहिए और ये भी आपको लिखना चाहिए, ठीक भाई। तो ये 30 तक आपने देख लिया कि किस में कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, ये आपको आना चाहिए।
तो जो अब अगली चीज़ हमको आपको समझाना है, तो हम लोग कहाँ थे ये आपको आना चाहिए। तो हम लोग कहाँ पर थे भाई, हम लोग यहाँ पर थे। कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग भाई, तो हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ रहे थे, यहाँ पर, ठीक है। तो आपने जो है क्या सीख लिया, एटॉमिक नंबर सीख लिया, एटॉमिक नंबर क्या होता है। अगली चीज़ जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे एटॉमिक मास नंबर। तो अगली हेडिंग हमारी क्या है, एटॉमिक मास नंबर। तो सबको पता है ये किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए से, ठीक है भाई। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, तो इसकी डिफिनीशन देखो बहुत सिंपल, सम ऑफ, है ना, इसकी डिफिनीशन क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, है ना, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम is known as atomic mass number, मतलब ए ऑफ दैट एटम। तो एटॉमिक मास नंबर भी पिछले वाले में आपने देख लिया। तो कुल मिलाकर के इसमें एक फार्मूला यूज होता है। तो वो फार्मूला कौन सा यूज होता है भाई, कैमरे में अच्छे से दिख रहा है मेरे ख्याल से, कैमरे में, हाँ ठीक ही दिख रहा है, ठीक ही दिख रहा है। तो फिर मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, बहुत सीधी सी बात है कि कोई भी एलिमेंट, देखो कोई भी एलिमेंट हम जो रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो 1H1। तो देखो ये क्या है, ये है आपका Z और ये है आपका A, ये वैल्यू क्या लिखी गई है A। जैसे और दूसरा हम कर लें, जैसे हमने कर दिया Na, सोडियम Na, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और ये कितना होता है 23। तो 23 इसके लिए A है और Z जो है ये लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से एक फार्मूला आपको बताएंगे हम। फार्मूला क्या बताएंगे आपको कि ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट ये है कि A इज इक्वल टू Z प्लस N। अच्छा, कहीं कहीं पर लिखा गया होता है A इज इक्वल टू P प्लस N। तो देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या एटॉमिक नंबर प्लस, यानी यही तो क्या है, यही वाला तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो ये दो सिंपल से फार्मूले आपको याद रखना चाहिए। तो आज आपने दो चीज़ें देख लिया, एटॉमिक नंबर। अच्छा, इस पर कभी छोटे मोटे सवाल भी पूछे जाते हैं, है ना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर पर छोटे छोटे सवाल भी पूछे जाते हैं, जिसको कि जैसे मान लो मैं एक सवाल लिख ही दे रहा हूँ, जैसे सपोज दैट वो कहेगा कि कोई एक एटम है, कोई एक एटम है X, इसके लिए A की वैल्यू दिया जाएगा 24 और इसके लिए दिया जाएगा दूसरी वैल्यू न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन कितना प्रेजेंट है 12। तो वो पूछेगा कि प्रोटॉन की वैल्यू, मतलब तो फिर प्रश्न क्या होगा कि प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, और आपको पता है कि यही वैल्यू इसके लिए एटॉमिक नंबर भी होगी।
तो ऊपर वाला फार्मूला रख करके जल्दी से इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसका सलूशन, ऐसे ही बहुत छोटे सवाल कभी कभी इस पर पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, ऊपर वाले फार्मूले में आप रख दो। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारे पास A इज इक्वल टू P प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो ये 12 दिया गया, देखो तो ये हो गया 24 इक्वल टू P प्लस 12। तो यहाँ से P कितना आ गया? P की वैल्यू, और यही वैल्यू क्या है? Z है। तो P की वैल्यू आ गई 24 माइनस 12 इक्वल टू 12। तो ऐसे कभी छोटे मोटे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा और डीप चलेंगे, तो हम बात कर लेंगे, हमारा जो टॉपिक था वो मोलर मास की, है ना। तो उस टेबल में तीनों चीज़ें थी। जैसे अगर हमारी अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है भाई? तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना। तो डिफिनीशन इसकी हम क्या लिखेंगे? जैसे तो मोलर मास ऑफ एनी एलिमेंट, देखो ध्यान देना, मोलर मास ऑफ एनी एलिमेंट, मोलर मास ऑफ एनी एलिमेंट इज द मास ऑफ 1 मोल, है ना। मोलर मास ऑफ एनी एलिमेंट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट, 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट। अब यहाँ पर जो एक वर्ड यूज हुआ है, इसे आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से आप थोड़ा सा चीज़ें ये डीप में जाना चाह रही हैं, तो मोल को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। तो यहाँ पर आपने एक चीज़, यहाँ पर आपने 3 वर्ड सीखे: एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, मोलर मास, है ना। तो मोलर मास भी उस चार्ट में देखो दिया भी गया है। तो मोलर मास को अगर हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे, है ना, मास ऑफ 1 मोल, तो उसी को किसी भी एलिमेंट का मोलर मास, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें मोलर मास गिवन था, इस वाले उसमें देख सकते हैं आप। अगर आपने पिछले वाले में ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर मोलर मास गिवन था। ये यार स्लो, ओके। तो ये वाले में आप आराम से देखें, जैसे ये देखो ये तीनों चीज़ें अलग हैं। देखो एटॉमिक नंबर हमने तीसरा वाला लिया है जानबूझ करके, एटॉमिक नंबर, और देखो ये है एटॉमिक मास नंबर, और ये है आपका मोलर मास, है ना। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि देखो ये दोनों इक्वल नहीं है। ये मोलर मास अलग चीज़ है, एटॉमिक मास नंबर अलग चीज़ है, एटॉमिक नंबर अलग चीज़ है। तो ये तीनों चीज़ों में डिफरेंस हमें बहुत क्लियर कट होना चाहिए। तो मोलर मास को हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा डिटेल देने का प्रयास करेंगे, है ना। तो मोलर मास को आप तभी समझ पाएंगे जब थोड़ा सा और डिटेल समझ लेंगे, तभी, नहीं तो इतने से काम नहीं बनेगा कि ये मोलर मास कैसे आ रहा है ना। तो मोलर मास किस में दिया गया है? ग्राम पर मोल। देखो मोलर मास ये किस में दिया गया है? ग्राम पर मोल में। तो इसका क्या मतलब है? जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल से आप समझो। यहाँ पर हमने क्या लिया? एक एग्जाम्पल लिया।
हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको? मोलर मास समझाना चाह रहे हैं। तो जैसे ये एटम ले लो, क्रोमियम, हम क्रोमियम ले लेते हैं, है ना। तो क्रोमियम का मोलर मास कितना है? 51.996, है ना। तो यहाँ पर क्रोमियम का मोलर मास दिया गया 51.996। तो इसका मतलब क्या है? मीन्स, इसकी मीनिंग क्या है? मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 मोल क्रोमियम, 1 मोल Cr मतलब क्रोमियम इक्वल टू 51.996 ग्राम। अभी ये बहुत ऊपर ऊपर बात है, मोल कॉन्सेप्ट हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं तो मोलर मास वहाँ चल करके और क्लियर होता है, लेकिन अब ये मोलर मास की मीनिंग ये है भाई। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आप जो है लर्न कर सकते हो, लिख सकते हो। तो अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो देखो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग यहाँ पर थे। और कुछ नोट्स वगैरह आप लिखना चाहें तो वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हूँ, समझाने वाली सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है ना। तो मोलर मास का मतलब, जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल अगर अलग से दे दें आपको, इस एग्जाम्पल, तो लिथियम का मोलर मास, पहला एग्जाम्पल, मोलर, हाइड्रोजन ही ले लें, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ये कितना है? 1। इसकी मीनिंग क्या है? मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन इक्वल टू 1 ग्राम, है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन, अब ये एटम है, हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम, ये इसकी मीनिंग है। जैसे मैं अगर दूसरा एग्जांपल दे दूं, है ना, जैसे मैंने दे दिया मोलर मास ऑफ Cl, मोलर मास ऑफ Cl इक्वल टू 35.5। अब इसकी मीनिंग, सिंपल मीनिंग इसकी क्या हुई? इसकी मीनिंग हम क्या लिख रहे हैं? 1 मोल Cl इक्वल टू 35.5 ग्राम Cl एटम। देखो हम बहुत डीप में नहीं चलेंगे, अभी बहुत ऊपर ऊपर और मोटी मोटी बातें हो रही हैं। तो 3 चीज़ आपने देखा। अब इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम आगे के लेक्चर में करते रहेंगे। तो देखो हम लोग जो है हम इस पॉइंट पर हैं, तो यहाँ से चीज़ें आप जो भी आपके काम का है धीरे धीरे आप देख सकते हैं, है ना। तो चूँकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और आप ऊबे ना, देखो टीचर के दिमाग में क्या हमेशा चलता रहता है? टीचर के दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि कहीं लेक्चर बड़ा होने की वजह से बच्चा ऊबे ना। तो आपको पूरा देखने की ज़रूरत है और जो आपको अच्छा लगे उसे समझने की ज़रूरत है, खुद को समझाने की भी ज़रूरत है ना, है ना। तो ये ब्रिज कोर्स में हम लोगों ने क्या सीख लिया? एटॉमिक नंबर सीख लिया। एटॉमिक नंबर के विषय में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो देखिए ये कुछ ऐसा है, ये है व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर, ये चीज़ लिखा गया है, आप लिख सकते हैं यहाँ से अगर कुछ लिखना चाहें तो, है ना। ये चीज़ जो है की फैक्ट्स, एटॉमिक नंबर के लिए की फैक्ट्स क्या है इसको आप लिख सकते हैं, है ना। देखिए ये न्यूट्रल एटम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। देखो आप न्यूट्रल एटम दिख रहा है तो क्या लिखा गया है? इन ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक आइडेंटिटी, एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक एटॉमिक नंबर व्हिच एक्ट्स एज इट्स आइडेंटिटी, ये चीज़ आपको लिखना
चाहिए, है ना। अब देखिए एटॉमिक मास नंबर, तो ये मास नंबर जो लिखा गया है तो इसको होना चाहिए था एटॉमिक मास नंबर, है ना। तो ये चीज़ क्या होना चाहिए था, ये चीज़ होनी चाहिए थी एटॉमिक मास नंबर। अभी ये पूरा हो गया, शार्ट में मास नंबर भी बोल दिया जाता है। बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हैं ये, जिसको कि आपको जानना चाहिए। ठीक है भाई। अब ये एटॉमिक मास नंबर क्या है, देखो ये साफ साफ लिख सकते हो आप, ये पॉइंट, है ना। नोट्स बनाना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, इस कोर्स को आपको सीरियस लेना पड़ेगा, है ना। अब ये अगला जो टॉपिक है, ये देखो ये डिफरेंट टॉपिक है, एटॉमिक मास। ये क्या चीज़ है, डिफरेंट टॉपिक है आपका एटॉमिक मास। अब इस पर हम कुछ आपको अगर समझा दें, कौन सा कलर बढ़िया चलेगा, मेरे ख्याल से ये कलर बढ़िया चलेगा। देखो तो हमने क्या क्या सीखा, जैसे हम एक पॉइंट इस पर ये समझा दें कि जितने भी एटम है, चाहे जो भी एटम है, तो एटम में, अब यहाँ एक मज़ेदार बात मैं बता रहा हूँ, एटम में कितनी चीज़ें होती हैं, तो आप कहोगे गुरुजी इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है ना। तो यहाँ पर एक बहुत काम की बात मैं बताने जा रहा हूँ। तो इससे क्या एक रिजल्ट आपके सामने आ सकता है कि जो एटम का मास हो, मास ऑफ एटम, भाई एटम किससे बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो देखो मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम ये इक्वल टू होना चाहिए, है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, अगर हम ऐसा कर दें, चलो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, देखो ये ऐसा कुछ होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हम ये आपको समझा रहे हैं। कैमरे में दिख रहा है, अच्छा भाई, तो इस समय थोड़ा सा कम दिख रहा है, मैं कलर चेंज कर दूं, चलो मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये सही नहीं है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होता। अब मैं देखो एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। तो जो उसका मास होता है वो इसके इक्वल नहीं होता है। जैसे कि उसमें भी हम ये चीज़, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चूँकि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो हम जो है चाहेंगे कि आप इतना समझे रहें, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आज के लेक्चर में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कृपया इसे समझें और इसको डिटेल में हम, व्हाट इज़ एटॉमिक मास, है ना, तो इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। आगे और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। अब देखो इसमें एक नया वर्ड आया है यू, तो यू को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, यू क्या है ना। देखो इसमें एक वर्ड आया है आइसोटोप्स, तो आइसोटोप को भी एक्सप्लेन करेंगे कि आइसोटोप क्या है ना। तो ये चीज़ डिफरेंस चार्ट पार्ट 1 है ना, तो ये चीज़ जो है ये डिफरेंस है, कुछ आप देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मैंने जानबूझ करके पार्ट 2 आप ये देख लो, ठीक है, पार्ट 2 आप देख लो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं। इन्हीं इसमें बहुत सारी ऐसे वर्ड हमने डिस्कस किए कि जो मुझे पता है कि स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आया है, तो वो चीज़ें और कुछ आगे की चीज़ें ले करके हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। ब्रिज कोर्स का यही मतलब है भाई कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, तो जब ये पूरा ब्रिज कोर्स आप देख करके ख़त्म करेंगे
तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ साइंस हमारे लिए बहुत सरल हो गया। अब मैं सारी चीज़ें इसी में बताऊंगा तो वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। या तो आप कमेंट करके लिखो कि वीडियो चाहे 2 घंटे का हो 3 घंटे का हो, आप पूरी चीज़ बताओ, है ना। तो इसी वजह से फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, राइट।